हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा एक अवेयर सिटीजन के रूप में आप चाहते हैं कि डेली होने वाली घटनाओं से अवेयर रहें, तो फिर इसके लिए भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज डेली करंट अफेयर क्लास में मैं लेके आया हूँ 5 जून के करंट अफेयर्स। 5 जून जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिनांक के अनुसार जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 जून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में तो पोस्टर वगैरह बना के और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करने की कोशिश की जाती है, लोगों को अवेयर करने की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार जो इसका थीम था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर डेज को पूछ लिया जाता है अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन वगैरह में, राइट। सो द थीम सेट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। जो थीम इस बार रिस्टोर किया गया था वो था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस। की जिस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब कंस्ट्रक्शन का काम तो हो ही रहा है, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर रहने की जगह कम पड़ती जा रही है। जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। अगर मैं बात कहूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक इंडिया एम लेके चलता है अपना कि इतना परसेंट एरिया हमारा कवर होना चाहिए, सो व्हाट परसेंट एरिया शुड बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट टिल 2030? 2030 तक इंडिया का कितना परसेंट एरिया कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट से? कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार आंसर करिए, क्या है हमारा टारगेट। इस बार का जो था थीम रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेजिलियंस विद द स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से और ज्यादा पेड़ लगाने की बात की जा रही है। और नॉर्मली हम सबको एक छोटी सी चीज तो करनी चाहिए कि अपने बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, या आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो वो कोई प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। बर्थडे के दिन एक प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस डे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब एज यू ऑल नो कि न्यूज से पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है एक बार अपने आप को रीचेक कर सकते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हु बिकम्स फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन 20 years टू बी री-इलेक्टेड एज एमपी? यानी पिछले 20 सालों की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर जो दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, री इलेक्ट हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इफ यू नो द राइट आंसर इट्स गुड, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे कवर करेंगे जो टॉपिक्स, उसमें ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट न्यूज है ओम बिरला। ऑब्वियसली उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर भी मिल गया आपको। ओम बिरला बिकम्स फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन 20 years। पिछले 20 सालों में पहले लोकसभा स्पीकर बने हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है, क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तो एवरीबॉडी नोज कि जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, 2024 के इलेक्शंस, कौन से लोकसभा इलेक्शंस हैं ये हैं 18th लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, 18वें नंबर का लोकसभा इलेक्शन, यानी 18th लोकसभा टीम जो है एमपी चुने जाएंगे 18th टाइम। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें इस इलेक्शन में, क्योंकि आगे के करंट अफेयर्स में मैं इलेक्शन से रिलेटेड और भी चीजें अपडेट करता रहूंगा आपको। इस इलेक्शन में अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वन कोटा सीट, कोटा की जो सीट है वहां से ये जीत गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेजोरिटी में, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट स्पीकर टू बी री इलेक्टेड टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एज यू ऑल नो, पार्लियामेंट में एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस की अगर हम बात करते हैं तो इसको और कहते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल है, अपर हाउस हाउस ऑफ कॉमन है। इस तरीके से ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो 20 years में अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोकसभा स्पीकर दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट री इलेक्ट होके आए हैं। ये है न्यूज। ठीक है, इसके अलावा एक हिस्ट्री भी देख लेते हैं। ये जो लास्ट 20 years की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस 20 years की, तो इसमें कौन कौन हमारे लोकसभा के स्पीकर रहे हैं और पहले की क्या इनकी हिस्ट्री रही है। P.A. संगमा, द स्पीकर ऑफ 11th लोकसभा which convened from 1996 to 1998 was the last speaker to be re-elected before Om Birla। यानी
इससे पहले जो लास्ट स्पीकर जिनको दोबारा से एमपी बनने का मौका मिला स्पीकर बनने के बाद, वो थे पीए संगमा। ठीक है, कब? 1996 से 1998 तक। बाद में 1998 में क्या हुआ, ही वॉन फ्रॉम तुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेघालय के अंदर, वहां से वो जीतते हैं। एंड जीएमसी बाल योगी हु ऑक्यूपाइड द रोल टिल हिज अनटाइमली डेथ इन 2002, कि उनकी डेथ हो जाती है तब तक, और तब तक के लिए कौन स्पीकर बन के रहा? जीएमसी बाल योगी। फिर आते हैं नेक्स्ट मनोहर जोशी, अ शिवसेना मेंबर, वाज आउस्टेड एज हिज सक्सेसर इन 2004, कि 2004 में इनको फिर बनाया जाता है क्या? लोकसभा का स्पीकर। एंड फिर सब्सिक्वेंटली सोमनाथ चटर्जी हेल्ड द पोजीशन अंटिल हिज रेजिग्नेशन प्रायर टू द 2019 जनरल इलेक्शन, कि जब तक 2009 तक का जनरल इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले सोमनाथ चटर्जी रिजाइन नहीं कर देते हैं, तब तक सोमनाथ चटर्जी उस पोजीशन पे बने रहते हैं। किसके बाद? शिवसेना के जो मेंबर थे मनोहर जोशी के बाद नेक्स्ट स्पीकर बने सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी के बाद जो पहली हमारी समझी जाती है कि फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर, वो आती है मीरा कुमार। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, चेहरा आप देखेंगे बहुत शांत स्वभाव, बिल्कुल पोलाइटनेस, जो कि आपको लोकसभा के अंदर ऐसे पर्सन को पाना बहुत मुश्किल है। तो मीरा कुमार ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज स्पीकर फ्रॉम 2009 अंटिल शी लॉस्ट हर सीट इन 2014, कि 2009 से लेकर 2014 तक मीरा कुमार जो है ये रहती हैं कौन? लोकसभा स्पीकर के रूप में। इनके बाद नेक्स्ट आती हैं सुमित्रा महाजन, टुक ओवर बट शी डिडंट रन इन द 2019 इलेक्शन। 2019 में इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा सुमित्रा महाजन ने, और उसके बाद फिर टेक ओवर किया ओम बिरला ने। फिर ओम बिरला जो ये रिसेंट इलेक्शन चल रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं 2024 लोकसभा इलेक्शन, इसमें इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो जीत गए हैं कोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो 20 साल के अंदर पहले अगर देखा जा रहा है, पहले ऐसे स्पीकर बने हैं जो वापस से री इलेक्ट होकर एमपी के रूप में बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने बताया राज्यसभा हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईच लोकसभा टर्म लास्ट फॉर 5 इयर्स। आप सबको पता है लोकसभा का जो एक टेन्योर होता है 5 साल का होता है। तो क्या लोकसभा का टेन्योर फिक्स है 5 साल के लिए? इट इज नॉट कंपल्सरी। ये क्वेश्चन तो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा टेन्योर कितने टाइम का होता है, तो 5 साल नहीं होता। आई विल से इट इज नॉट फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से एक सरकार गिर भी सकती है। कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो भी जा सकती है, हो सकता है कि दूसरी पार्टी मेजोरिटी में बन जाए, बीच में नेता फेरबदल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सरकार तब तक है लोकसभा के अंदर, 5 साल बाद इलेक्शन होना फिक्स होता है। ठीक है, तो 5 साल का एक तो है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट तब तक है जब तक कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट है गवर्नमेंट के पास, राइट। सो लोकसभा कैन हैव अप टू 550 मेंबर्स। अच्छा, लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स होते हैं, बट राइट नाउ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो इलेक्शन होते हैं वो टोटल 543। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इतना परमिशन दिया गया है कि मैक्सिमम इतनी सीट्स होंगी। इलेक्शन जो होते हैं 543 सीट्स पे होते हैं। इसमें सरप्राइजिंग क्या है? इसमें सरप्राइजिंग ये है कि मैं आपसे कहूं कि इस बार इलेक्शन 543 सीट्स पे ना होके 544 सीट्स पे हो रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है कि ये जो 1 एक्स्ट्रा सीट इस बार ऐड हुई है, इसके पीछे क्या रीजन है? वाई 1 extra seat, or you can say constituency, is there in the Lok Sabha election of 2024. Aside from that, it helps pass the budget and can introduce money bill. एक और बड़ी चीज है लोकसभा की, मनी बिल जो होता है या बजट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो केवल इंट्रोड्यूस होती हैं लोकसभा के अंदर ही। बाकी तो आप देखिए लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव पूरा इसका लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन मनी बिल और बजट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में ही पास होते हैं। एंड ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द हाउस चूज द स्पीकर हु इज द लीडर ऑफ द हाउस, की लोकसभा के मेंबर्स ही अपने स्पीकर को चूज करते हैं। इंटरेस्टिंगली द लोकसभा हैज मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सरप्राइजिंग पावर ये है कि अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, सुनने में अपर हाउस मतलब उसमें बड़े लोग ऐसे बैठते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया में पीपल की पावर सुप्रीम होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद लोग हैं। तो अगर उसमें हम बात करते हैं तो लोकसभा की अगर बात आती है तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट होके आ रहे हैं लोग उसमें। ठीक है, और इनकी जो पावर बढ़ जाती है इन द केस ऑफ फाइनेंसेस। लोकसभा इज द ओनली बॉडी दैट कैन वोट ऑन वेदर टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो द ओनली बॉडी दैट कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी ये वो बॉडी है लोकसभा जिसमें केवल गवर्नमेंट का ट्रस्ट बनाए रखने का भी काम करती है
और उसको गिराने का भी काम करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, कि हो सकता है सरकार किसी की जा सकती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पड़ोसी देश से देखने को मिल जाता है कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में एक बात है कि वो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती है 5 साल का, उससे पहले ही सरकार गिर जाती है या तो मिलिट्री coup हो जाता है ना, मोस्टली केसेस में यही होता है। वहां क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस, यानी जो मिनिस्टर्स थे जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे गवर्नमेंट को, वो मिनिस्टर हट गए अपने उस चीज से, ठीक है। सो ऑल्सो यू हैव टू बी 25 ईयर्स ओल्ड, और अगर आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप के साथ कम से कम आपके साथ 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अगेन इसरो। आप देखेंगे रिसेंटली मैं जो न्यूज करा रहा हूं इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज, कुछ टॉपिक्स जो है उसको ध्यान में रखना है, उसको थॉरोली पढ़ना है। जैसे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डेवलप किया है प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनामिक डिजाइन एंड एनालिसिस। यानी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। एरो डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो चीजें फ्लाइंग के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, आप देखेंगे अक्सर उनका डिजाइन जो होता है इस तरीके से होता है कि आगे से हवा को कट कर सके। रॉकेट्स होते हैं या इस तरीके से डिजाइन होता है, बुलेट ट्रेन वगैरह का डिजाइन इस तरीके से होता है। तो ये एरोडायनामिक डिजाइन और एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बनाने का ये फायदा है कि अब तक तो ऐसे मैनुअली सारी चीजें देखी जा रही थी, सॉफ्टवेयर से प्रॉफिट ये हो जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेगा और हेल्प करेगा कि उस मॉडल को और अच्छे से बनाया जा सके, समझा जा सके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर बैलेंस किया जा सके, राइट। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मतलब इसमें न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में जो चीजें होंगी वो स्टोर होंगी। सॉफ्टवेयर नेम, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस। काफी बड़ा नाम है, जो टेक्निकल नाम होते हैं बड़े हो जाते हैं, और शॉर्ट में अगर हम कहें तो प्रवाह, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि प्रवाह क्या है? प्रवाह एक सॉफ्टवेयर है फॉर एरोडायनामिक डिजाइन एंड एनालिसिस, राइट, जो डेवलप किया गया है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के बेसिस पे, राइट। इसरो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 कैरिंग चंद्रयान 3। अगर आपको याद हो तो इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो था M4, उसने चंद्रयान 3 को पहुंचाया था। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 14, 2023 में। सक्सेसफुली इसने लैंड किया मून के जो साउथ पोल है उस पे, और साउथ रीजन जो है उस पे। अकॉर्डिंग टू इसरो, इनिशियल एरोडायनामिक डिजाइन स्टडीज फॉर लॉन्च व्हीकल्स डिमांड इवैल्यूएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यही जो डिजाइन होता है लॉन्च व्हीकल का, इस डिजाइन को वो स्टडी करेगा और उसमें और हेल्प करेगा, उसको इजी बना देगा प्रिपेयर करने में, ताकि वो और बेटर तरीके से काम करे, राइट। दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड इन इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। इट कैन स्टिमुलेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोज ऑन लॉन्च व्हीकल्स। सिमुलेट करके दिखाएगा। सिमुलेट मतलब कि एक, जैसे रियल लाइफ में जो चीजें होने वाली हैं उसका एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें, इंटरनल फ्लोज और एक्सटर्नल फ्लोज जो हैं उसके ऊपर लॉन्च व्हीकल पे काम करेंगे। एंड नॉन विंड री एंट्री व्हीकल्स, इसके ऊपर भी काम करके ये दिखाएगा, ठीक है। दिस CFD सॉफ्टवेयर enable the understanding of airflow around aircraft, rocket bodies and create modules during earth re-entry, crucial for shaping design elements। देखिए हर चीज में हेल्प कर रहा है। पूरा जो इसकी सारी चीजें हैं कि जब वो व्हीकल जब लॉन्च होगा तो उसके बाद एयर फ्लो का कितना प्रेशर रहेगा एयरक्राफ्ट के ऊपर, रॉकेट बॉडीज के ऊपर, या क्रू मॉड्यूल्स जो है वो बना के एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा। जब हम अर्थ में री एंटर करेंगे तो उसका प्रेशर कितना पड़ेगा, ये सारी चीजें मतलब एक तरह से बैलेंस करके और चीजों को कैलकुलेट करके अब प्रिपेयर किया जा सकता है लॉन्च व्हीकल को, रॉकेट्स को, राइट। स्ट्रक्चर एंड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, इट एड्रेसेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय अनस्टेडी एरोडायनामिक्स। इसके अलावा फ्लो डिस्टर्बेंसेस एंड एकॉस्टिक नॉइज जनरेशन ड्यूरिंग मिशन। तो ये जो हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं फ्लाइंग में या फिर क्या रॉकेट लॉन्चिंग में, तो सैटेलाइट अगर हमें यहाँ से भेजना है तो उन सब में ये हेल्प करेगा, राइट। प्रवाह लेवरेजेस एडवांसमेंट इन CFD टेक्नोलॉजी ऑफरिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन। इसमें एक बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है ताकि हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले कॉम्प्लेक्स एरोडायनामिक्स फ्लो के लिए। फास्टर सिमुलेशन टर्न अराउंड टाइम्स,
particularly on high performance computing clusters. Its versatility, अगर हम वर्सटैलिटी की बात करते हैं तो एक्सटेंड टू सीपीयू एंड जीपीयू, कि मतलब इसको फिट किया जा सकता है इन सबके साथ। जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर बनता था तो कई बार इन चीजों में फिट नहीं होता था, अब सीपीयू जीपीयू आर्किटेक्चर में ये फिट हो सकता है, मेकिंग इट अडेप्टेबल टू करंट एंड अपकमिंग सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, कि जो अब नए एडवांस सुपर कंप्यूटिंग चीजें आ रही हैं उसके लिए भी ये अवेलेबल रहेगा कि उनके साथ फिट होके काम करेगा। प्रभा हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द गगनयान प्रोग्राम फैसिलिटेटिंग एरोडायनामिक एनालिसिस फॉर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। तो इससे पहले ये गगनयान प्रोग्राम में इसको यूज भी किया जा सका है, उसने वहां सर्विस प्रोवाइड भी की है। HLMV3 क्रू एस्केप सिस्टम एंड क्रू मॉड्यूल, इन सब के ऊपर काम किया जा चुका है इस पर्टिकुलर ऐप को यूज करके, ठीक है, सॉफ्टवेयर को यूज करके। इट्स कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क अलाउज फॉर पार्टनरशिप विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट लैब्स। तो इन सब में भी ये हेल्प कर रहा है कि गवर्नमेंट लैब वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में भी कोलैबोरेट करके इसकी स्टडी की जा सकती है, इसके ऊपर काम करके चीजों को समझा जा सकता है, राइट। With ongoing validation and enhancement, Prava aims to incorporate simulation for scenarios involving chemical reaction during air dissociation and combustion, कि साथ में सिमुलेशन ऐसे सिनेरियो क्रिएट करेगा जिसमें ये भी समझा जाएगा कि फ्लाइंग के वक्त अगर देखा जाए तो क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं ड्यूरिंग एयर डिसोसिएशन, कि जब एयर हट रहा होता है वहां से, जब व्हीकल आगे की तरफ बढ़ रही होती है और एयर जो है साइड से निकल रहा होता है, तो उसमें किस तरीके के केमिकल डिसोसिएशन देखने को मिलते हैं, कंबशन जो होता है उसमें कैसे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर रेलिवेंट फॉर व्हीकल्स लाइक स्क्रैमजेट्स। Its eventual integration is anticipated to replace commercial software in many aero characterization simulation, कि अब धीरे धीरे जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर आते थे जो काफी महंगे होते थे उसका उसकी जगह ये ले लेगा, और फिर ये जो सिमुलेशन वगैरह होते हैं इसके थ्रू करके हम देख सकते हैं। बेनिफिटिंग एकेडमिया एंड इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन एरोस्पेस डिजाइन एंडेव्योर्स थ्रू प्रभा, इसरो एम्स टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया सेल्फ रिलायंस एस्पिरेशन इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया का ये सॉफ्टवेयर है तो इसके थ्रू इंडिया सेल्फ रिलायंस बनते जा रहा है, और ज्यादा जो हमारा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा एक एस्पिरेशन है कि हम सेल्फ रिलायंस बने, क्योंकि मोस्टली बहुत ज्यादा बार हम देखते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ स्पेस। अब तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और क्योंकि इसरो भी चाहता है कि अब धीरे धीरे जो कॉमर्शियलाइजेशन है वो हो इसरो का, प्राइवेट कंपनीज का और इन्वॉल्वमेंट हो, उसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा गवर्नमेंट टू लॉन्च ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, कि लगभग 10,000 करोड़ का ये प्लान लेके आई है हरियाणा गवर्नमेंट कि हम एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करें। आपने बहुत बार देखा होगा हरियाणा के अलावा जो NCR रीजन है और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बार बार गर्मियां या सर्दियों के बाद जैसे ही ये वसंत ऋतु आते हैं, ये जो एक मौसम आता है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो मेन रीजन क्या होता है, स्टबल बर्निंग जो हो रही होती है, उसके पीछे एक मेन रीजन कहा गया है। इसके अलावा व्हीकल्स जो है, गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं, तो गाड़ियों से निकलने वाला जो कार्बन है वो भी काफी पॉल्यूट करते जा रहा है। आज के टाइम में बहुत सारी इंडिया की जो सिटीज हैं ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में आती हैं वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, राइट। तो हरियाणा चीफ सेक्रेटरी हैं TVS N प्रसाद ने अनाउंस किया है ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन इन द स्टेट। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये फंड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि स्टेट के अंदर जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको एक तरह से सॉल्व किया जा सके। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी रोल्ड आउट इन फेजेस, की धीरे धीरे ये जो प्रोजेक्ट है फेजेस में काम करेगा, फेज वाइज मैनर में। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट फोकस ऑन अपग्रेडिंग हरियाणाज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे किस चीज से, जांच करने से कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज वगैरह और जो चीजें हैं जहां से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इट में भी इंक्लूड ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सबसे ज्यादा डस्ट वगैरह फैलाते हैं, तो वहां से इस प्रोजेक्ट की पहले शुरुआत की जाएगी, पहले उन चीज पे काम किया जाएगा। दिस इंक्लूड स्टेबलाइजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक आर्ट लेबोरेटरी तैयार किया जाएगा, एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग वंस। एडिशनली अ डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट विल बी ओवरसी इंप्लीमेंटेशन, एक यूनिट होगा प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो इन सभी चीजों पे ध्यान रखेगा
Alongside training program for stakeholders involved in air quality management, की ट्रेनिंग दिया जाएगा उन सबको जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी को सही किया जाए, तो उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोकेट्स रिसोर्सेज टू टैकल वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, रोड डस्ट, बायोमास बर्निंग एंड हाउस होल्ड पॉल्यूशन। इनसे होने वाले पॉल्यूशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एफर्ट्स विल प्रमोट क्लीनर व्हीकल्स, साथ में व्हीकल्स क्लीनर का मतलब ये है कि जो व्हीकल से जो स्मोक निकल के आ रहा है उसको फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है। इंसेंटिवाइज द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फेज आउट ओल्डर मोर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। अ मॉडल फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस विल बी डेवलप्ड टू मॉनिटर व्हीकल हेल्थ, की एक ATS बनाया जाएगा, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, ताकि वो चेक करते रहें व्हीकल्स के हेल्थ की। अगर बात करते हैं कि गाड़ी जितनी पुरानी होती है, इंजन पुराना होता है, तो उससे उतना ज्यादा बेकार धुआं निकलता है जो कि काफी पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। इंडस्ट्रीज विल बी इनकरेज्ड टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड टू प्रमोशन ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। इनिशिएटिव विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेस। ग्रीन स्पेस मतलब कि जहां पे आप देखोगे ज्यादातर हरियाली, मतलब प्लांट्स वगैरह ज्यादा होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन स्पेस इन अर्बन एरियाज थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड ग्रीन बेल्ट्स, कि वहां बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, ग्रीन बेल्ट्स बनाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि प्लांट्स जो होते हैं एक पॉल्यूटेंट रिपेल का काम करते हैं, राइट। टू एड्रेस स्टबल बर्निंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि स्टबल बर्निंग एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली जब कल्टीवेशन हो जाता है उसके बाद, हार्वेस्टिंग के बाद। द प्रोजेक्ट विल प्रमोट इन सितु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इन सितु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है कि जब काट दिया जाता है उसको स्टेबल को, तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको उसी फील्ड में कट करके और ऐसे बिछा देना फील्ड में। इससे क्या होगा, दो चीजें होती हैं। एक तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन विंड के कारण, या फिर आप देखोगे कि बारिश बहुत तेज होगी तो मिट्टी जो निकल के चली जाती है, तो ऊपर ऑलरेडी ये स्टेबल पड़ा रहेगा, तो ये स्टेबल मॉइस्चर का भी काम करता है। ठीक है, आगे ये धीरे धीरे डिग्रेड करके एक फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाएगा और सॉइल इरोजन से भी बचाएगा। इतने सारे फायदे हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और इसको समझाना पड़ेगा, कि इसको गवर्नमेंट को ये चीज समझानी पड़ जाती है। सच एज द यूज ऑफ बायो डिकम्पोजर्स टू एक्सेलरेट रेसिड्यू डिकम्पोजन। तो बायो डिकम्पोजर्स को यूज करके रेसिड्यू डिकम्पोजिशन के काम को और बढ़ाया जाएगा, उसमें हेल्प की जाएगी, ताकि बर्निंग से बचाया जा सके, क्योंकि स्टेबल बर्निंग एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है NCR रीजन में पॉल्यूशन का, और प्लस हरियाणा में। By setting up state sample testing laboratory and running ambient air quality monitoring station throughout several districts, the Haryana government has strengthened the institution for measuring and monitoring air quality। कि ये चीजें सेटअप करके वो और जो उनका एक एयर क्वालिटी को मेजर करने का जो तरीका है उसको और क्या स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग। अब ये क्या है, देखिए फिशिंग जो है बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर मेनी कंट्रीज जो, जैसे हम कहते हैं ना कि वेजिटेरियन होना चाहिए, ठीक है, बट जो नॉन वेज है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए रिसोर्सेस आज हमारे इस जो फ्लैट लैंड है यहाँ पे अवेलेबल है, बट हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सी फूड पे डिपेंड है। अब उसमें क्या है कि एक जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, उससे वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर फिश की भी हम बात करें तो वो भी एक रिसोर्स है और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर ये फिशेस इलीगल तरीके से खत्म करनी जाने लगी या इनका ट्रेड वगैरह हुआ, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक जो बैलेंस है ना वो खराब हो जाएगा, एक्वेटिक जो लाइफ का बैलेंस है, और उससे फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई है कि सेलिब्रेट करेंगे तो अवेयरनेस होगा, राइट। सो एन इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग वाज प्रपोज्ड इन 2015 बाय FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, फॉर द मेडिटेरेनियन रीजन में स्पेशली इसके प्रमोशन की बात कही जा रही है। तो किस डे को, जिस डे का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड June 5th
to be the International Day for the fight against illegal, unreported and unregulated fishing in December 2017 after the FAO Committee on Fisheries approval. तो इन्होंने 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को डिक्लेयर किया। फिशरीज जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोवाइडिंग फूड, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रिएशन, ट्रेड। देखिए बहुत बड़ा रोल है फिशरीज का पूरी दुनिया भर में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है इन ए वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद ग्रोइंग पॉपुलेशन। जिस तरह दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और हंगर जो एक है उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, उसमें फिश जो है फूड सिक्योरिटी का काम करती है। However, the international committee's efforts to ensure the sustainability of fisheries are being severely compromised। कि आज के टाइम में बहुत सीवर तरीके से ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, जिसको IUU कहते हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज। और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IUU फिशिंग एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ 11 to 26 मिलियन टन्स ऑफ फिश। लगभग 11 से 26 मिलियन टन जो फिश है उनका लॉस हो रहा है विद एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग 10 से 23 बिलियन डॉलर है, US डॉलर। तो इस तरीके का लॉस हो रहा है अगर इस इलीगल तरीके से इन फिशेस को ट्रेड किया जाए या इनको खत्म किया जाए। सो दिस अलार्मिंग सिचुएशन prompted the United Nations General Assembly to include Target 4। देखिए 14 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, एजेंडा है, उसमें से टारगेट 4 जो है दैट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स व्हाट, adopt urging the international community to effectively regulate harvesting and overfishing, illegal, unreported, unregulated fishing and destructive fishing practices। कि पहले तो टारगेट था 2020 तक, फिर बाद में जाके इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। और सस्टेनेबल 14 सस्टेनेबल गोल में से जो गोल नंबर 4 था, टारगेट जो हमारा था, वो इससे रिलेटेड है कि उसमें कोशिश किया गया कि इस चीज पे एक तरह से रोक लगाया जाए। FAO has been actively involved in promoting public awareness। तो इसको लेके FAO पब्लिक अवेयरनेस कर भी रहा है टाइम टू टाइम। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज, अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट ले फोर्थ गाइडलाइंस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एथिकल बिहेवियर। तो ये आपका कॉन्फ्रेंस 1995 में हुआ था, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो तैयार किया गया था फिशरीज को लेके। आपको अब तक ऐसा लगता होगा इस न्यूज से पहले कि फिश क्या है, फिश तो जो चाहे पकड़ के और जैसे चाहे खा ले, उस पर किसी एक का हक नहीं है। बट सिंस यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक चीज लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है और उसके बैलेंस को, जो सस्टेनेबल चीज होती है, उसको बना के रखना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो इट पर्पस इज टू इंश्योर एफिशिएंट प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ व्हाइल प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इन सबका इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना, बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करके रखने का इन सबका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए उसको कंज्यूम करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 2009 में FAO कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पे पोर्ट स्टेट मेजर्स लिए गए टू प्रिवेंट, डिटर एंड एलिमिनेट IUU, कि इन सब चीजों को हम एक तरह से खत्म कर सकें और पोर्ट स्टेट मेजर्स बनाए गए, ठीक है। इन एग्रीमेंट्स में स्टुपुलेट्स मिनिमम पोर्ट स्टेट मेजर्स टू कॉम्बैट IUU फिशिंग एंड फोर्स। ये 5 जून 2016 को इसको इंप्लीमेंट किया गया, मार्किंग हिस्टोरिक इवेंट एज द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, ताकि ये चेक करते हैं हर पोर्ट पे कि प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो शिप्स वगैरह हैं यूज की जा रही है, नहीं की जा रही है, वहां पे कोई ऐसे इलीगल तरीके से ज्यादा फिश कैच नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम 2022 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, drawing attention to the 90% of women and small scale fishermen who operate in the fishing industry worldwide। तो इसके साथ साथ और अवेयरनेस फैलाने के लिए 2022 के अंदर देखा जाए तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर किया गया था। और स्पेशली जो 90% वुमेन इन्वॉल्व है स्मॉल स्केल फिशरमैन के रूप में, उनको और उनके लिए अवेयर करवाया गया वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फिशिंग एंड एक्वाटिक एग्रीकल्चरल एक्वाकल्चर मेथड्स। तो इन सबको बचाने की बात कही गई है इस करंट अफेयर में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एक प्रॉपर, कई बार क्या होता है ना, जो क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये डिटेल इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाता है, तो इसलिए ये बताना होता है। ओके, लास्ट आज का जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया टू ड्रैग ऑस्ट्रेलिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर्बिट्रेशन ऑन सर्विस ट्रेड कमिटमेंट्स। तो अबू धाबी के अंदर एक ज्वाइंट जो स्टेटमेंट हुआ है वो पास हुआ है,
और इसको लेके जो पहले से इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट चल रहा था उसको लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने चेंजेस किए एग्रीमेंट में, ठीक है, जो कि WTO में जो अग्री किया था उससे हटके था, तो इंडिया ने इसके ऊपर क्या कहा है कि इंडिया को ये पसंद नहीं है और इंडिया ने कहा कि हम आर्बिट्ररी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और WTO में रिपोर्ट किया है। इंडिया हैज फाइल्ड अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट कंप्लेंट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज द मॉडिफिकेशन। तो कंटेंशन का प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या है कंटेंशन? ऑस्ट्रेलिया इज मेकिंग टू इट्स कमिटमेंट्स दैट कुड हैव एन इंपैक्ट ऑन इंडियाज ट्रेड इन सर्विस, कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है जिसका इंपैक्ट इंडिया की ट्रेड इन सर्विस पे पड़ रहा है। और सिर्फ इंडिया नहीं, और भी कुछ कंट्रीज हैं। ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट जो पास किया गया उस अबू धाबी एग्रीमेंट के अंदर, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे लगभग 70 देश जो है उनको फेवर किया जा रहा है और बाकी कुछ ऐसे देश इंडिया के साथ जो है उनके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या किया है कि WTO में रिपोर्ट किया है। आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन द टू नेशन फेल्ड टू रिजॉल्व देयर डिसएग्रीमेंट्स ओवर न्यू रेगुलेशन फॉर रेगुलेटिंग सर्विसेज विद इन देयर रिस्पेक्टिव नेशन, द सिचुएशन डिटोरिएटेड। So changes Australia made were its promises under an agreement that is part of the WTO system and aims to lower trade cost around the world, कि इस बार जो चेंजेस किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो क्या करेगा, ट्रेड कॉस्ट को पूरी दुनिया भर में क्या कर देगा, लो कर देगा और इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। सो चेंजेस इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर लाइसेंस एंड क्वालिफिकेशन दैट आर मेंट फॉर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, कि लाइसेंस और क्वालिफिकेशन में लेके ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, अपने मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह में चेंज किए हैं जो ट्रेड को लेके होते हैं, और उसका असर सीधा किस पे पड़ेगा, इफ ट्रेड बैरियर क्या होगा, लेस हो जाएगा। और ठीक है, सो अबाउट 70 कंट्रीज विल बी अफेक्टेड बाय द न्यू रूल विच आर एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करके रख देगा। दैट इज $125 बिलियन से भी ज्यादा इसमें नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू इंडिया द चेंजेस ऑस्ट्रेलिया इज मेकिंग माइट गो अगेंस्ट इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द WTO डील, कि ये इंडिया की राइट्स और ड्यूटीज ट्रेड को लेके जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डील के अनुसार वो उसके अगेंस्ट है। और इसीलिए द मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज हाउ दिस चेंजेस आर सीन टू अफेक्ट इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, especially their ability to enter Australian market equally as agreed upon the agreement. So इसका इफेक्ट सीधा इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स पे पड़ेगा। And as a WTO member, India want to make sure that these promises are carried out in a way that benefits all members fairly. India क्या करता है, फेयर बेनिफिट्स की बात कर रहा है कि इक्वालिटी के तहत आप किसी एक बायस नेचर की तरीके से उन नेशन को फेवर ना करें जो आपके हक में है, केवल जो आपने WTO में प्रॉमिस किया था इक्वालिटी के तहत उस तरीके से डील करें। तो इंडिया चाहता है कि सभी मेंबर्स के साथ फेयर डील हो, ठीक है। When bilateral talks failed to solve the problem, India said it was an affected member and chose arbitration. तो जब bilateral talk फेल हो गया तो इंडिया ने कहा कि क्योंकि वो अफेक्टेड मेंबर में से एक है इसलिए हम आर्बिट्ररी तरीका अपनाएंगे, हम WTO में ये केस लेके जाएंगे और वहां पे चीजों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अब WTO क्यों जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्टार्टिंग 123 देशों से हुई थी, बाद में जाके अब 160 से प्लस कंट्रीज इसको जुड़ चुके हैं। जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, डील होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको भी रेगुलेट करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। सो इट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। इट ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995, यहां से इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो मार्राकेश एग्रीमेंट जो हुआ था मोरक्को के अंदर, उस एग्रीमेंट के बाद इसका एग्जिस्टेंस आया, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1948 और उसके बाद 1 जनवरी 1995 को WTO बना। गवर्नमेंट यूज्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश, रिवाइज एंड इन्फोर्स द रूल दैट गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। WTO is the world's largest international economic organization. 164 members हैं, लगभग 98% ऑफ ग्लोब ट्रेड जो होता है इन 164 नेशंस कवर करते हैं ये। ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन 1 जनवरी 1995, ये एक बार फिर से रिपीटेशन में ही है। यहाँ पे जाके हमारे आज के 5 जून के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये जितना डिटेलिंग है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक रिवाइज के फॉर्म में, राइट। विच हाउस इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में उसी समय आंसर करने की भी कोशिश करिए, डायरेक्ट ऑप्शन लिखते जाइए, नो प्रॉब्लम विद दैट। दैट इज, कौन से हाउस को लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा।
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? तो प्रेजेंट सिनेरियो में पहले 550 टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम सीट्स है, 52 होया करती थी, 2 एक्स्ट्रा होया करते थे जिसको एंग्लो इंडियन की सीट्स कहा जाता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया बाद में, राइट। आज के टाइम में टोटल 543 है। हु डेवलप्स प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोड्रोमिक डिजाइन एंड एनालिसिस? तो ये इसरो ने किया है। What does PROVA stand for? Parallel Range Solver for Aerospace Vehicle Aerodynamic. ठीक है, I think this one is correct, right? Which state government to launch rupees 10,000 crore project? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट? हरियाणा ने एयर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। Who is founding हरियाणा फंडिंग? कौन फंड कर रहा है हरियाणा गवर्नमेंट को? वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग। When was International Day for Fight Against Illegal, Unreported, Unregulated Fishing History? That is 5th of June, जिसका करंट अफेयर आज अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। When was the WTO established? That was in 1952 और 55। करेक्ट क्या है लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, so this is all from today's current affairs. I hope this session is helpful for you. Thank you. Bye bye.